हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी ऑडिट की रिवीजन सीरीज चल रही है, अब तक हमने उसमें 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैम्पलिंग, दैट मींस सिर्फ 530। हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आप प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आपका जो सैम्पलिंग चैप्टर है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। और अब तक जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगे, क्योंकि यही दोस्तों हमारा मोटिवेशन है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल के ऊपर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सो डेट मैं आप सभी के लिए एग्जाम टाइम तक ऐसी ही रिवीजन सीरीज लेके आता रहूं। जी हाँ दोस्तों, सो लेट्स डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैम्पलिंग। अब देखो, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं, बट जिस कॉन्सेप्ट पे अपने को पूरा टाइम लगाना चाहिए हम उसको पूरा टाइम भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, सो डेट आपका ये जो चैप्टर है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ दोस्तों, कि अब तक जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 की, वो प्लीज देखें, क्योंकि 5 एंड 6 बहुत इजी चैप्टर है, उसमें कॉन्सेप्ट भी कम है और आपको पूरे मार्क्स देके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो तो आप सभी को पता है कि मैं बार बार बोलता हूँ, वो ऑडिट का बेस है। आप उसके पॉइंट को सारे चैप्टर्स में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। सो अब आते हम आज के इस टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 7 है ऑडिट सैम्पलिंग। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि आपके पास डेट में ऑडिटर के पास खूब सारा डेटा आता है, सही है, कंपनी का एकदम बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें, बिग डेटा आता है, ह्यूज डेटा। सो क्या एक ऑडिटर जो है वो अपनी 100% टेस्टिंग कर सकता है? जी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी उस पे। ठीक है, तो उससे ऑडिट इफेक्टिवनेस भी क्या आएगी दोस्तों, कम होगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। सो इसलिए जो है अकाउंट जो भी ऑडिट स्टैंडर्ड है ऐसे 530, वो हमें गाइड करता है, वो एज एन स्टैंडर्ड हमें बताता है कि आप सैम्पलिंग बेसिस पे क्या करो, टेस्टिंग करो। सो सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि एक जो ऑडिटर है वो 100% आइटम की टेस्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सो देखते हैं क्या है ऐसे 530 मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। According to ASIP 530, audit sampling refers to the application of an audit procedure to less than 100% of item within a population relevant under the audit, such that all sampling units have an equal chance of selection। कि आपको सैम्पलिंग जो है वो इस प्रकार से करनी है कि जो भी एवरी आइटम है, एवरी यूनिट है, उसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो। ठीक है, उसमें क्या है कि बायसनेस ना हो। ठीक है, आपको अनबायस होना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 100% से आप क्या इसमें लेस टेस्टिंग करते हो, सही है। सो ये होता है अपना ऐसे 530। और आपको ऐसे सैंपल पिक करने हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सो दिस इज टू एंश्योर दैट द आइटम सेलेक्टेड रिप्रेजेंट करे एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, विच इनेबल करे the auditor to draw conclusion and express his opinion based on a predetermined objective। तो ये था दोस्तों सैम्पलिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, अब आता है इसमें आप जिसमें से सैंपल पिक करोगे उसकी पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक है। तो उसकी पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले उसकी एप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि जो आप डेटा जो है आप पिक कर रहे हो वो रेलेवेंट है कि नहीं है। डेट मीन्स आप कौन सी अजर्शन को के ऊपर कंफर्ट लेना चाहते हो, तो वो उससे रेलेवेंट होनी चाहिए, डेट मीन्स एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कंप्लीटनेस,
कि जो आपको डाटा सेट मिला है उसमें सारी जो डाटा होनी चाहिए, दैट मीन्स वो कंप्लीट होना चाहिए। हम सबसे पहले उसकी कंप्लीटनेस चेक करते हैं, ठीक है, कि उसमें से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डाटा तो नहीं है जो उसमें होना चाहिए बट अपने को मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। और जो आपको डेटा मिला है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो, आईपी टेस्टिंग करते हो दोस्तों, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी। सो आप उसकी रिलायबिलिटी भी टेस्ट करते हो। अब आता है सैम्पलिंग यूनिट, मतलब आप है ना जिस जिस में से सैंपल आप पिक करते हो, ठीक है, तो है ना उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और अब आता है सैम्पलिंग, आप क्या है कि है ना मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हो। फर्स्ट आप है ना जब कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, तो क्या आप सारे कंट्रोल टेस्ट करोगे, नहीं, आप वहां पे भी सैम्पलिंग करते हो। क्यों करते हो, सो दैट टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। और आप टेस्ट ऑफ डिटेल पे भी क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये था, हम सैम्पलिंग कहाँ कहाँ करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे एंड टेस्ट ऑफ डिटेल पे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल क्या होती है, जल्दी से सुनो क्विकली। कि सैम्पलिंग जो की सॉरी जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम, जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच होते हैं या मैथमेटिकल बेसिस पे क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। लाइक हम क्या है इसमें प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं। और वो क्या होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और जो ये है ना नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दैट मीन्स उसमें जजमेंट है ना क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, मोर साइंटिफिक होती है, क्योंकि उसका एक मेथड अपने ने लिया है, ठीक है। तो ये था अपना स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। अब आता है अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब आता है सैम्पलिंग प्रोसेस। कि आप सबसे पहले सैम्पलिंग आप किस टाइप से करते हो, उसका है कि आप सबसे पहले क्या करते हो दोस्तों, आप सैंपल डिजाइन करते हो। सैंपल डिजाइन आप किस बेसिस पे करते हो, आप सबसे पहले अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होता है आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आप फिर उसको कंसिडर करना करते हुए सैंपल डिजाइन करते हो। मतलब आपका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कि आपको कौन से असर्शन पे कंफर्ट लेना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सैंपल डिजाइन। आप किस बेसिस पे करते हो, ठीक है। और फिर आता है अपना सैंपल साइज, कि आपने क्या क्या सैंपल डिजाइन कर लिया, तो अब आप डिजाइन करने के बाद में उसमें से सैंपल पिक करोगे, ठीक है। और सैंपल पिक करने के लिए आप क्या है, सैंपल सिलेक्शन मेथड आप यूज करोगे कि आपको वो आना किस टाइप से सैंपल पिक करने हैं, ठीक है। सैंपल साइज मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप मतलब आपको कितने सैंपल उठाने हैं उसमें से, ठीक है। और फिर आप सैंपल पिक करने के लिए सैंपल सिलेक्शन मेथड यूज किया। फिर आपने जो भी सैंपल पिक किया उस पे आप अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है। और आप आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए और अब आपको क्या मिले, डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट मिला। दैट मीन्स अगर आपने कंट्रोल है तो डेविएशन मिलेगा, और अगर आपका जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो है तो उसमें क्या मिलेगा, आपको मिसस्टेटमेंट मिलेगा। तो आप उसकी फिर नेचर एंड कॉजेस क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्रोजेक्टिंग करोगे मिसस्टेटमेंट की, अगर इतने सैंपल की सैंपल पिक करने पे हमें इतना रिस्क मिला है, तो फिर बाकी में कितना हो सकता है, तो आप उसको प्रोजेक्ट करोगे। और फिर लास्ट में आप अपने सैंपल जो भी रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करोगे। तो ये था अपना सैंपलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सैंपल डिजाइन करते हो आप सबसे पहले, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करते हो, स्पेसिफिक अपना पर्पस देखते हो कि आपको क्या पर्पस अचीव करना है, ठीक है, और आपको कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो, कंसीडर नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, कि कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब कि जो ऑडिट एविडेंस है उसका क्या नेचर है, ठीक है। एंड फिर आप देखते हो अपना, ये तो अपना वही आ गया ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, ठीक है।
तो इसके बारे में आप क्या है सैंपल डिजाइन करते हो। और सैंपल डिजाइन आप एक बेसिस पे और करते हो कि आप इस टाइप से करते हो सैंपल डिजाइन कि वो क्या करे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये वो चीज जो सैंपल डिजाइन में इंपॉर्टेंट बातें थी। और अब आप सैंपल डिजाइन में है ना टू टेक्निक आती है। एक तो आता अपना स्ट्रैटिफाइड और सेकंड आता अपना क्या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, सही है। सो आप स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करोगे, आप स्ट्रैटिफिकेशन में आप है ना स्टार्टा बना दो। आप जो भी डेटा आपको मिलता है एक्सेल शीट में आप उसका डेटा बना दोगे, ठीक है। आप उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे, ग्रुप दैट मीन स्ट्राटा। और फिर आप उस स्ट्राटा में से क्या करोगे दोस्तों, आपको उसमें से सैंपलिंग क्या करनी है कि उठाने आपको अपने सैंपल पिक करने होते हैं, ठीक है। तो वो तो आ गया अपना स्ट्रैटिफिकेशन। और सेकंड आता है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कि है ना मतलब क्या चीज कितना इंपॉर्टेंट है उस बेसिस पे आप उसको क्या देते हो वेट देते हो, ठीक है। और जिस चीज का जितना ज्यादा वेट है तो आप है ना उसमें से ज्यादा सैंपलिंग करोगे, सही है। और जिसका वेट कम है मतलब लो रिस्क है तो उसमें से आप सैंपलिंग कम करते हो, ठीक है। तो आप टू मेथड से क्या करते हो सैंपल डिजाइन करते हो। ये देखो कि in considering the characteristic of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine stratification and value weighted selection is appropriate। मतलब कि आपको है ना जो भी पॉपुलेशन है उसकी करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करनी है तो आप उसके लिए क्या करते हो स्ट्रैटिफिकेशन करोगे और आप वैल्यू वेटेड सिलेक्शन लगाओगे, ठीक है। और ये इसका पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको समझाया। लेट मी लेट मी कंप्लीट कि देखो आपके पास जैसे एक्सेल सीट है, आपके पास खूब सारा डेटा है और आपके पास ऑलमोस्ट क्या है 1 लाख, क्या है 1 लाख आपके पास डेटा है, सही है। और 1 लाख में से सिर्फ 1000 की जो वेट है वो क्या है दोस्तों आपकी 900 करोड़ है, 900 करोड़। और यहाँ पे आपकी टोटल थी 1200 करोड़। तो फिर इसका जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा 99,000 पे 300 करोड़। तो तो फिर आप क्या करोगे इसमें से सैंपलिंग ज्यादा उठाओगे और इसमें से आप सैंपलिंग कम करोगे, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो स्ट्राटा बोलते हो, ठीक है। ये था अपना स्ट्राटिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट और वैल्यूएटेड सिलेक्शन भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि when performing test of detail, it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary unit that make up the population, ठीक है। Having selected specifically monetary unit, आपको monetary unit को select करना है from a population और फिर आपको उसके ऊपर क्या करना है sampling basis पे आपको सैंपल उठाने हैं और फिर टेस्ट करने हैं, ठीक है। अब आता है सैंपल साइज। सैंपल साइज देखो किन किन फैक्टर पे मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो सैंपल साइज वाला टॉपिक है ये अपना पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों चैप्टर नंबर 4 पे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 4 एक बार अगर फिर आप भूल गए हो तो आप प्लीज दोबारा जागिए, आप देखिए चैप्टर नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो सैंपल साइज देखो कि है ना आप जो है जो भी ऑडिट आप करते हो मतलब सैम्पलिंग प्रोसेस आप करते हो आप दो चीजों पे करते हो, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो जैसा टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज क्या होगा टेस्ट ऑफ डिटेल पे होगा, ठीक है। तो क्विकली हम चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले रोमम, इसका सबसे पहले क्या आया दोस्तों रोमम एक इम्पैक्ट आया, ठीक है। अब आप बताओ कि अब अगर रोमम हाई है दैट मीन्स आपका कंट्रोल रिस्क हाई होगा, सही है। तो फिर आपका सैंपल साइज क्या होगा दोस्तों सोचिए। अगर आपका रोमम हाई है तो आप जो है कंफर्ट लेने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करोगे, टेस्टिंग ज्यादा करोगे तो मेटीरियलिटी लेवल आपका क्या होगा लो होगा। और अगर आपका मेटीरियलिटी लेवल लो होगा तो आप क्या है सैंपलिंग ज्यादा उठाओगे दैट मीन्स आपका सैंपल साइज क्या हो गया लार्ज हो गया, ठीक है।
तो आप अगर रोमम इंक्रीज है मतलब ज्यादा है तो आपका सैंपल साइज भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर आता अपना टॉलरेबल एरर। टॉलरेबल एरर, अब अगर आपका टॉलरेबल एरर ज्यादा है, सबसे पहले ये बताओ टॉलरेबल एरर क्या होता है। वो एरर जो एज एन ऑडिटर मतलब ऐसे सोच रहा है कि हाँ मैं इतना टॉलरेट तो कर सकता हूँ, कि मतलब ऑडिटर कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर टॉलरेबल एरर ज्यादा है मतलब जो ऑडिटर है वो खुद ही रिस्क उठाने को तैयार है, तो फिर वो सैम्पलिंग क्या करेगा, कम करेगा, सही है। सो फिर आपका सैंपल साइज क्या हुआ, कम हुआ। डेट मीन्स इसमें तो क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें आया अपना इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। फिर अपना थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, असेस्ड रिस्क, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन कितना है। कि अगर आपका एक्सपेक्टेशन रिस्क जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क आपका ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आपको कंफर्ट टैना लेने के लिए ज्यादा टेस्टिंग करनी है। डेट मीन्स आपका सैंपल साइज भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सही है, असेस्ड रिस्क। और कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेट आ गया। फिर आता है अपना हाँ, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। फोर्थ नंबर पॉइंट है दोस्तों अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस। कि अब अगर आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है, मतलब आपको एश्योरेंस ज्यादा चाहिए, तो आपका जो सैंपल साइज है वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, सही है। सो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये थे दोस्तों चार फैक्टर, और कौन से फैक्टर है मैं देख लेता हूँ। वो सो आपको समझ में आया होगा। हाँ, फिर आता है अगर पॉपुलेशन साइज बिग है दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपका सैंपल साइज ऑटोमेटिक बिग हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन भी ज्यादा है, सही है। तो फिर उसका भी क्या, मतलब अगर लार्जर पॉपुलेशन है तो फिर सैंपल साइज ज्यादा होगा, सही है दोस्तों। सो ये थे अपने इसके फिफ्थ पॉइंट, और ये सेम फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके टेस्ट ऑफ डिटेल में भी लग जाएंगे, ठीक है। कि आपको मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा लगते हैं, रोहम ज्यादा है, तो ये क्या मतलब हो गया, सैंपल साइज ज्यादा हो गया, हाई हो गया। फिर आता है अपना जो भी डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर हाई है अपना इंक्रीज है, तो आपका सैंपल साइज भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर आपका टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो आपका सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो अगर ज्यादा है तो फिर सैंपल साइज भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको कंफर्ट लेना होता है, ठीक है। और फिर हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कि जिस ग्रुप में अगर ज्यादा मतलब जो भी चीजें कवर हो रही है तो आप उसमें से ज्यादा टेस्टिंग करोगे, और जिसमें अगर है ना कम मतलब कि उसका जो भी रेशियो उसका कम है, तो आप उसमें से सैंपलिंग कम करोगे, ठीक है। तो ये था अपना का स्ट्राटा का इफेक्ट। ये था अपना सैंपल साइज, जो कि किसके ऊपर था, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। होप सो दोस्तों आपने समझा होगा, और अब आप इसको अच्छे से ही रीड आउट कर सकते हो बुक से इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर आपने सैंपल साइज देख ली, अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। मतलब कि अब आपको सैंपलिंग करनी है, कि अब तक आपने क्या किया, कि आपने सैंपल डिजाइन किया, ठीक है, और फिर डिजाइन करने के बाद में आपने सैंपल साइज डिसाइड की कि हमें कितना सैंपल उठाना है, ठीक है। अब आपको क्या है कि आप जो है वो जो भी अपने को कुछ मेथड है
कुछ मेथड के थ्रू आपको सैंपल उठाने हैं, पिक करने हैं, ठीक है। तो उसकी आपको गिवन कुछ मेथड है दोस्तों, सैंपल सिलेक्शन मेथड। फर्स्ट आता है रैंडम सैम्पलिंग में, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि मतलब आपका जो भी एक टेबल होता है, ठीक है, तो आप उसका टेबल का यूज करते हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है इसमें, और स्टार्टा भी आता है, ठीक है। तो आप क्या है कि जो भी टेबल होती है आप उसका यूज करते हो, और चांस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है सब में। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, डेट मींस इसमें आता है इंटरवल सैम्पलिंग। अब इंटरवल सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे आप कहीं पे ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्लाइंट है, तो आपने क्लाइंट को बोला चल तेरी वाइफ की उम्र बता, ठीक है, तो उसने बोला यार 25। तो आप क्या करोगे कि हर 25वीं आइटम ऐसे बोलोगे कि चल यार अपना हर 25वां सैंपल क्या है उठा ले, ठीक है, एज इन सैंपल। तो आप इसमें क्या चीज देखते हो कि सिर्फ आपको इतना मतलब इसमें एक क्वेश्चन पुट होता है कि आपने जो फर्स्ट जो भी इंटरवल आपने चूज किया फर्स्ट सैम्पलिंग, वो आपने किस बेसिस पे किया, ठीक है। फिर आता है अपना मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सब कुछ क्या होता है कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ठीक है। और मॉनेटरी टर्म्स में आप क्या करते हो कि आप सैम्पलिंग पिक करते हो, मतलब जिसकी मॉनेटरी ज्यादा है, जो भी अमाउंट उसका ज्यादा है, तो आप उसमें से ज्यादा सैम्पलिंग करते हो, ठीक है। फिर आता है हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग, दैट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कि इसका कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो टेक्निक नहीं होता, ठीक है, और ना ही इसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है। आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके या इर्ची मिर्ची राय का पत्ता खेल के आप उसको कर देते हो, सैम्पलिंग उठा लेते हो। और फिर ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको जितना भी डेटा मिला है तो आप उसके ब्लॉक बनाते हो, ठीक है, और फिर आप उसमें से ब्लॉक में से सैम्पलिंग करते हो, ठीक है। तो ये थी इसकी सैंपल सिलेक्शन मेथड। होप सो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, इस रिवीजन सीरीज को। अब आ रहा है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो दोस्तों, मैं अब भी आपके लिए इतना एक्टिवेट हूँ कि आप सभी को मैं अपना बेस्ट दे सकूं। सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेट हमें नहीं करोगे तो फिर वो हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ दोगे और हम मिलके क्या करेंगे, एग्जाम को फोड़ डालेंगे। अब आता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क में क्या होता है दोस्तों, सैम्पलिंग रिस्क एंड सैम्पलिंग, आप इसको एरर भी कहते हो, तो अब आप इसको अच्छे से समझो कि आपने सैम्पलिंग बेसिस पे आपने जो भी कंक्लूजन दिया, उसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है कि अगर आप क्या है कि 100% ऑफ आइटम टेस्ट कर, कि आप क्या है करते हो सैम्पलिंग में, तो आप मतलब क्या है लेस देन 100% आइटम टेस्ट करते हो, ठीक है, तो उससे रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है। और अगर आप 100% आइटम टेस्टिंग करते हो तो उससे अलग आ रहा है, तो इसके जो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, टू टाइप से होता है दोस्तों, समझो कि अगर आपने ऐसा बोला कि देखो, सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर लें कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने बोला कि आपकी कंट्रोल खराब है, आपका जो डेविएशन है वो क्या है, ज्यादा है, बट वो एक्चुअल में नहीं है। तो क्या आपसे मैनेजमेंट मानेगा कि हाँ है ऐसा? नहीं, वो आपको ऐसा बोलेगा भाई तू दोबारा टेस्ट कर। डेट मीन इससे क्या हुआ कि इससे आपकी ऑडिट एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट आया, मतलब आपका टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, और आपकी रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे, और इससे आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी। बट यूजर के डिसीजन पे कुछ इम्पैक्ट आया, क्योंकि आपका अल्टीमेटली तो आंसर सही आएगा, क्योंकि आपको मैनेजमेंट गलत बताने नहीं देगा, ठीक है। अब आया ऐसा कि आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, सही नहीं है, और आपने बोला सही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बेसिस पे आपको लगा कि वहां पे डेविएशन नहीं है, बट वहां एक्चुअली में है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस होगी, इससे यूजर इंपैक्ट आएगा, यूजर के डिसीजन पे कैसे आएगा,
क्योंकि आपने मैनेजमेंट को बोला हाँ सब कुछ सही है, मैंने सब कुछ देख लिया, तो मैनेजमेंट खुश होगा, मैनेजमेंट को बोले अरे यार ऑडिटर साहब के एक का ना पेटी भिजवा दे, या फिर मिठाई का डब्बा खिलाएगा आपको, मिठाई के डब्बे से मिठाई निकाल। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस क्या होगी, खत्म होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे यूजर के डिसीजन पे इम्पैक्ट आता है। आओ देखो क्या है कि रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आपने ऐसा बोला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल खराब है, बट वो एक्चुअल में क्या है दोस्तों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सही है। तो इससे क्या होगा, लीड्स टू इनएफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, इससे सिर्फ आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ी है ऑडिट की। ठीक है, और अगर आपने ओवर रिलायंस कर लिया, मतलब आपने बोला सब कुछ सही है बट वो एक्चुअल में नहीं है, तो इससे क्या हुआ, आपकी ऑडिट इफेक्टिवनेस पे इंपैक्ट आया, इससे आपका एरोनियस ऑडिट ओपिनियन आया। ठीक है, तो ये था आपका सैम्पलिंग रिस्क। अब आता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में मतलब कि जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं है। एग्जाम्पल कि आपने सैंपल अच्छे से सेलेक्ट किए, बट आपके पास, आपको छोटे छोटे मेंबर याद है, आपके जो 3 इंटरनल ऑडिटर थे, आपने आपने उनको बोला चल तू खड़ा हो, तो वो खड़ा हुआ, हाँ जी बोलिए। तो फिर आपने बोला चल तू है ना सैंपल टेस्ट कर। ठीक है, आपने उसको बोला सैंपल टेस्ट करने को, तो फिर ठीक है, उसने एक पेज अच्छे से किया सैंपलिंग टेस्ट। उसके बाद में उसके जो बाकी दो भाई है उसको मतलब बोले यार क्रिकेट खेलने चल, अरे आईपीएल आ रहा है यार, आईपीएल देखने चलते हैं यार, अपने को बैटिंग करना है, फेयर प्ले इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो है ना, अरे बोलता अरे 1 घंटे रुक, मैं अभी सैंपलिंग करके आता हूँ, तो फिर वो मिलान करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो आपकी सैंपलिंग में मिस्टेक थी? नहीं, आपकी टेस्टिंग में मिस्टेक थी। मतलब वो सैम्पलिंग रिस्क है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। आओ देखो, और आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया, मतलब कि जो भी इंटरनल जो भी अपने थे ऑडिटर, तो मतलब उसने उसको गलत समझ लिया, तो वो क्या आएंगे, नॉन सैम्पलिंग रिस्क का। ये थे इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल और नॉन सैम्पलिंग रिस्क इंक्लूड यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर, आपने गलत लगा लिए, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फेलियर टू रिकॉग्नाइज ए मिसस्टेटमेंट और डेविएशन। तो ये था अपना सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। हम ऑडिट प्रोसीजर तक आ गए हैं दोस्तों। अब आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए, ठीक है। अब अगर किसी सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो रहे, तो आप क्या रिप्लेसमेंट आइटम पे डायरेक्ट कर लोगे सैंपलिंग? क्या डायरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर लगा दोगे उसके ऊपर? बोलो। नहीं, आप पहले उससे मैनेजमेंट से पूछोगे कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर क्यों नहीं लग रहे। ठीक है, और आपको अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन आपको मैनेजमेंट देता है, तो आप रिप्लेसमेंट आइटम पे क्या कर दोगे कि ऑडिट प्रोसीजर यूज कर लोगे, वरना आप समझ जाओगे कि मिसस्टेटमेंट या डेविएशन है। दैट मीन्स आपको क्लाइंट की मारनी है। ठीक है, उसका टाइम आ गया। देखो, पढ़ो क्या है। The auditor shall perform audit procedure appropriate to the purpose on each item selected. If the auditor procedure is not applicable to the selected item, the auditor shall perform the procedure on a replacement item. तो क्या ये डायरेक्ट करेगा? नहीं। If the auditor is unable to apply the design audit procedure or suitable alternative procedure to a selected item, the auditor shall treat करेगा item as a deviation from the prescribed control. In such case of a test of control or misstatement है, that means in case of test of detail। सही है, तो ये था आपका ऑडिट प्रोसीजर। रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अब आता है नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट, कि आपने ऑडिट प्रोसीजर लगा दिया, आपको डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मिले, तो क्या आप डायरेक्ट रिपोर्ट में लिख दोगे, अपना अपने ओपिनियन बना दोगे? नहीं, आप सबसे पहले उसके नेचर को देखोगे, उसका कॉज ऑफ मतलब उसके कारण देखोगे, आप है ना मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है, और अगर मैनेजमेंट ने सही कर दिया, तो आपकी भी बल्ले बल्ले, उसकी भी बल्ले बल्ले। ठीक है, आओ देखो क्या है
कि in analyzing the deviation and misstatement identified, the auditor may observe that many have a common features. ठीक है. In such circumstances, the auditor may decide to identify all items in the population that possess the common features and extend audit procedure to those items. In addition, such deviation or misstatement may be intentional or intentional, that means indicate करता है possibility of fraud. ठीक है. Therefore, the auditor shall investigate कि अब उसको क्या मिले, स्टेटमेंट मिली, डेविएशन मिलेगी, तो वो फिर इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड कॉज ऑफ एनी डेविएशन और मिसस्टेटमेंट, और फिर उसका जो भी इम्पैक्ट आया, उसका क्या इफेक्ट है, उसको इवेल्युएट करेगा ऑन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑन द अदर एरियाज ऑफ ऑडिट. तो अब उसके बाकी एरियाज पे क्या इम्पैक्ट आया, अब वो भी देखो कि अगर आपको कहीं सैंपल में आपको मिसस्टेटमेंट मिली या डेविएशन मिले, तो आप ऐसा सोचोगे कि यार जो हमने पीछे वाला टेस्ट किया था वो उस टाइम तो सही निकला, तो क्या उसमें भी गलती हो सकती है? हो सकती है, सही है. तो आप क्या है कि उसका अदर एरियाज ऑफ ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, आप उसको भी क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो. ठीक है, ये था नेचर एंड कॉज ऑफ. अब आता है इफ इन द एक्सट्रीमली rare circumstances when the auditor consider a misstatement or deviation, मतलब जो भी misstatement और deviation है वो अगर anomaly है, that means कि वो population को क्या करता है, represent नहीं करता है, तो अच्छी बात है. तो फिर डिग्री, तो फिर क्या करेगा, ऑडिटर शेल ऑब्टेन करेगा हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है. अगर एनोमली है कि हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करेगा कि सच मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. The auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population. ठीक है. ये था इसका एनोमली का मीनिंग, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि मिसस्टेटमेंट और डेविएशन को क्या है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता टू एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है. अब आपने नेचर कोर्स देख लिया, अब आपको प्रोजेक्ट करना है मिस्टेक. अब देखो, आपको जैसे मैंने बताया कि आपने सैंपल टेस्ट की, आपको 1000 आइटम पे आपको क्या मिले, आपको 4 करोड़ की आपको क्या मिली दोस्तों, डेविएशन मिला, सॉरी मिसस्टेटमेंट मिला आपको 1000 करोड़ की ट्रांजैक्शन में, और टोटल जो ट्रांजैक्शन थी वो थी आपकी 900. ठीक है. तो अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगर 1000 आइटम पे अपने को 4 करोड़ की मिले, तो 900 आइटम पे कितना होगा भाई, मतलब बचे 800 है. ठीक है, सॉरी 9000. तो फिर अगर आपकी 1000 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे 4 करोड़ का आपको डेविएशन मिला, तो फिर 9000 पे कितना होगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि 4/1000 इंटू 9000. सही है. तो इसमें आप बोले 36 करोड़. अब मैनेजमेंट बोला 36 करोड़, तो फिर अब क्या है, ये तो प्रोजेक्शन है ना, तो प्रोजेक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मतलब इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है. तो आप ऐसा मत कर देना कि चल ना तेरी ना मेरी, तू तो अपनी 36 की जगह अपनी 20 करोड़ की एंट्री पास कर दे, तू भी खुश मैं भी खुश. ऐसा करना है नहीं, आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करवाना, आप सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हो. ठीक है. तो ये था अपना प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कि the auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of scale of misstatement, but this projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. मतलब आपको रिकॉर्ड नहीं करना, आपका मैनेजमेंट को नहीं बोलना है कि आप उसको रिकॉर्ड करो,
When a misstatement has been established an anomaly, it may be excluded. क्यों? क्योंकि वो फिर क्या है कि मतलब कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट ही नहीं डालता ना, वो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो आप उसको क्या करोगे? एक्सक्लूड कर दोगे। लेकिन उसके इम्पैक्ट को क्या आप एक्सक्लूड करोगे? नहीं, आपको उसको स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ द नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट। कि आप जो प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट करते हो तो आप उसके इफेक्ट को इसके ऊपर भी कंसिडर करोगे। ठीक है। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल द ऑडिटर शेल प्रोजेक्ट करेगा मिसस्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन। कि आपको क्या है कि आपको मिसस्टेटमेंट ही करनी है आपको, क्योंकि आपको डेविएशन पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी। क्यों भाई? क्योंकि सैंपल डेविएशन रेट इज आल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट। कि जो आपको वहां पे मिला ना सैंपल डेविएशन, तो वही क्या हो गया? प्रोजेक्टिंग रेट हो गई उसकी। ठीक है। तो आपको इसके ऊपर नहीं करना, लेकिन आपको क्या है? मिसस्टेटमेंट, इसलिए दोस्तों यहाँ पे वर्ड आया मिसस्टेटमेंट। दैट मीन्स आपको प्रोजेक्टिंग सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल की करनी है, कंट्रोल की मत कर लेना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आईसीआई आपकी मार लेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसको कट करो। अब आता है इवेल्यूएशन। आपने प्रोजेक्टिंग कर ली, आपने रिजल्ट निकाला, तो आप आपको रिजल्ट कंक्लूड करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि जो भी रिजल्ट था सैम्पलिंग का क्या वो सही था, और वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड ए रीजनेबल बेसिस, क्या वो रीजनेबल बेसिस आपको देता है फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। ये था दोस्तों अपना पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर जो हमने डिटेल में क्विकली रिवाइज किया है, एंड होप सो आपने इसको अच्छे से समझा होगा और मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। सो उम्मीद है मुझे कि आप इसमें से अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया कि ये चैप्टर नंबर 4 से डील करता है, तो प्लीज जो कि पिछली वीडियोस है मेरी 4, 5, 6 की वो देखिए, आपके कॉन्सेप्ट माय श्योर अच्छे हो जाएंगे और आप इजीली एग्जाम करेक्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है। सो एंजॉय योर दिस सेशन, एंड प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही हमारा इस चैनल का क्या होगा? हमारे लिए मोटिवेशन होगा, क्योंकि हम आपको इतना टाइम देते हैं तो हम सिर्फ बदले में आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करोगे दोस्तों। और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं एग्जाम तक आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा दोस्तों। और अगर हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है दोस्तों, तो फिर आप सभी को पता है कि मैं जल्दी आप सभी के लिए, जिससे बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंट के जो 4 सब्जेक्ट है, सॉरी 4 जो चैप्टर है, अपना अमालगमेशन, पार्टनरशिप, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और उसका लिक्विडेशन वाला भी टफ में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी भी कैलकुलेशन मिस हो जाते हैं, और कंसोलिडेशन, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे आपके साथ बैठ के, मिल के। सो प्लीज दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करोगे तभी ये पॉसिबल होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल